मार्केट में उतार चढ़ाव आते रहेंगे, कभी ट्रम्प साहब कुछ करेंगे, कभी और कोई कुछ करेगा। क्या ये सही समय है अभी सोना खरीदने के लिए? सोना और चांदी, हाँ। इसमें कोई इनहेरेंट वैल्यू नहीं है, ये परसेप्शन वैल्यू है। हाँ। 1,26,000 का बिटकॉइन 80,000 के आसपास पहुंच गया। क्या ऐसा सोने में हो सकता है? गोल्ड, प्रॉपर्टी और शेयर, आप इन तीनों कैटेगरीज में सबसे ज्यादा अच्छी रिटर्न्स किस में देखते हैं? What ratio are we looking at between gold and silver? अब अगर वो खरीदते रहेंगे तभी गोल्ड के दाम ऊपर जाएंगे। जिस दिन उन्होंने बेचना चालू कर दिया तो डेफिनेटली गोल्ड के भाव में अच्छा करेक्शन आएगा। गोल्ड एक जमाने में $800 का $200 तक गिरा। 40 साल पहले कोटक की शुरू हुई सफर आज करोड़ों भारतीयों में अपनी पहचान बना चुकी है और इसी पहचान की एक कमान संभाले हुए है कोटक एसेट मैनेजमेंट के एमडी नीलेश शाह जी, जो आज अभी हमारे साथ प्रस्तुत हैं एबीपी न्यूज पर। और आपसे हम बातचीत करेंगे नीलेश जी उन सारे बेसिक सवालों के जिससे लोगों का जुड़ाव है, जैसे खास करके उनके इन्वेस्टमेंट्स, म्यूचुअल फंड्स। और उम्मीद यही है कि इस बातचीत और ये बातचीत जो आपके और मेरे बीच में होगी उनको काम आएगी। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है एबीपी न्यूज़ पर। मैं शुरुआत करना चाहती हूं क्योंकि आप एसेट मैनेजमेंट की पूरे वर्टिकल को संभाल रहे हैं। 40 साल पहले 30,000 करोड़, 30,000 करोड़ की ये पूरी स्पेस थी। आज 70 लाख करोड़ से ज़्यादा एसेट मैनेजमेंट्स इंडिया में हो रही हैं। पहली चीज मैं समझना चाहती हूं कि आप भी कोटक से बहुत लंबे समय से जुड़े हुए हैं। कोटक का कितना योगदान इसमें आप देखते हैं और इस स्पेस की फ्यूचर आप कहां देखते हैं? मेघा जी, एक तो धन्यवाद, मुझे आपने इस शो पे मौका दिया। दूसरा, अल्टीमेटली हर निवेशक को महंगाई को बीट करनी है। बिल्कुल। भारत में सेविंग्स तो लोग कर लेते हैं जी। एक गरीब से गरीब औरत के पल्ले में, बढ़नी में भी पैसा वो बचाती है। बिल्कुल। लेकिन जब निवेश की बात आती है तो हम लोग उतने अच्छी तरह से निवेश नहीं करते जिस तरह से करना चाहिए जी। आज हमारे प्रोविडेंट फंड, पेंशन फंड कॉर्पस देखे तो वो बहुत छोटी छोटी कंट्री के कॉर्पस के सामने बहुत कम है। ओके। लाइक नॉर्जिस ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स में पैसा मैनेज करता है। ओके। एक म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन भी हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर पैसा मैनेज करता है। हमारे पूरे देश की पेंशन फंड इंडस्ट्री उनके सामने बहुत बड़ी नहीं है। तो नीलेश जी, आप कह रहे हैं कि वी एज इंडियंस वी आर नॉट स्मार्ट इन्वेस्टर्स। अभी तक वो स्मार्टनेस आई नहीं है हम में। मतलब सदियों चुनी परंपरा है हमारी, तो एक बदलाव लाना जरूरी है जी। और म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री वही कर रही है जी। अगर आप हमारी कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्री को देखें, चाहे बैंक हो, इंश्योरेंस हो, स्टॉक ब्रोकिंग हो, पेंशन हो, प्रोविडेंट फंड हो या चिट फंड हो, निधि फंड हो, इन सब की तुलना में म्यूचुअल फंड्स में महंगाई को बीट करने की पॉसिबिलिटी सबसे ज़्यादा है। ओके। और जैसे जैसे लोगों को ये समझ में आ रहा है, अपने निवेश में हमें ज़्यादा हिस्सा दे रहे हैं और इसीलिए इंडस्ट्री ग्रो हो रही है। ओके। मुझे कोई डाउट नहीं है मेरे माइंड में कि आज से जब भारत विकसित भारत बनेगा तब म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री सबसे अग्रसर होगी। बैंकिंग, इंश्योरेंस, पेंशन इनसे बड़ी हो जाएगी। ओके। तो अगर आप ये कह रहे हैं तो मेरा दूसरा सवाल आपसे ये होगा सर कि अभी कर्ज ऑल टाइम हाई है अक्रॉस द वर्ल्ड। अभी महंगाई भी जितनी बढ़ी हुई है महंगाई, उससे तो आम लोगों को परेशानी हो ही रही है। और उसके बावजूद अभी जो हम लोग अलग अलग स्थितियां बनते हुए देख रहे हैं दुनिया में, आप पैलेस्टीन वॉर देख लीजिए, आप यूक्रेन रशिया वॉर देख लीजिए, सिचुएशन बहुत कंड्यूसिव नहीं है। इन सब के बीच में जो सवाल जिसको आप कह रहे हैं कि महंगाई को बीट करने की कैपेसिटी म्यूचुअल फंड में है, तो सर आप ये थोड़ा विस्तार से बताइए फिर हमें एक आम निवेशक को क्या करना चाहिए टू बीट ये महंगाई को। मेघा जी, महंगाई तो हमारे हाथ में नहीं है जी। एंड लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन जो होता है कि मैं पब्लिक स्कूल में पढ़ा, मेरी बेटी को तो मैं यही चाहूँगा कि वो प्राइवेट स्कूल में पढ़े। बिल्कुल। मैं गुजराती मीडियम में पढ़ा, मेरी बेटी के लिए मैं यही चाहूँगा कि वो फॉरेन में जाके पढ़े। तो ये जो लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन है उसको आप कैसे बीट करेंगे? हाँ। सही तरीके से निवेश करके ही आप उसे बीट कर पाएंगे।
अब अगर आप समझदार हैं, आपके पास समय है, तो आप डायरेक्टली स्टॉक खरीद सकते हैं, बॉन्ड खरीद सकते हैं। बट अगर आपके पास समय नहीं है और समझ नहीं है, तो म्यूचुअल फंड आपको एक अच्छा माध्यम देते हैं। ठीक है। हम 25-30 साल के म्यूचुअल फंड का इतिहास देखें, जो कि मॉडर्न म्यूचुअल फंड कह सकते हैं, उन्होंने बड़ी अच्छी तरह से महंगाई को बीट किया है, सही तरीके से निवेश किया है, अच्छी तरह से लोगों को लंबी अवधि के लिए निवेश करने के लिए उत्सुक किया है। तो सही निवेश और लंबी अवधि का निवेश, ये कॉम्बिनेशन आपको महंगाई से ज़्यादा रिटर्न दे रही है। जब आप लंबी अवधि का निवेश कहते हैं, इन्वेस्टमेंट फॉर अ लॉन्गर पीरियड, मैं ये लंबी अवधि समझना चाहती हूँ। लंबी अवधि आपके हिसाब से क्या होती है? 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, व्हाट? सो अगर मुझे इनहेरिटेंस अपनी बच्चों के लिए देके जाना है, तो मेरे लिए लंबी अवधि जब तक मैं ऊपर नहीं पहुंच जाऊं तब तक की है। और अगर मेरी अवधि ये है कि मुझे 1 साल में पैसा चाहिए किसी कारणवश, तो मेरे लिए वो 1 साल भी लंबी अवधि हो जाता है। मेघा जी, होता क्या है कि लोग मार्केट को ज़्यादा देखते हैं, अपनी ज़रूरत को कम देखते हैं। एक मिर्ज़ा गालिब का शेर है जो मैं कई बार यूज़ कर चुका हूँ, बट वो बहुत ही एप्लीकेबल है जी। उम्र भर यही गलती करता रहा, उम्र भर यही गलती करता रहा, धूल चेहरे पे थी, आईना साफ करता रहा। निवेश करते समय आप अपनी रिस्क प्रोफाइल देखिए, अपने इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव को देखिए और फिर निवेश करिए। लोग मार्केट देख के निवेश करते, पिछले 6 महीने में रिटर्न नेगेटिव है तो नहीं इन्वेस्ट करना है। हाँ। पिछले 2 महीने में मार्केट गिर गया तो मैं हिचकिचक जाता हूँ। पर जब मार्केट गिरता है तभी तो निवेश करने का सबसे अच्छा समय है। तो आप फिर उन लोगों के लिए जो रिस्क अवर्स हैं, है ना, उन लोगों के लिए जिन्हें लगता है कि अरे पैसा लगाया है कुछ बड़ा ही नहीं, ऐसे समय पे जब मार्केट क्रैश होती है और वो क्रैश लिंगर कर जाती है, लंबे समय तक रहती है, मार्केट रिकवर नहीं करता है, उस वक्त 2 सवाल है मेरे। एक, आप जैसे लोगों के लिए जो एसेट्स मैनेज कर रहे हैं लोगों के लिए, आपके लिए कितनी चैलेंजिंग ये समय होती है जब रिटर्न्स आप दे नहीं पाते हैं जितना एक्सपेक्ट कर रहा है कस्टमर? नंबर 1, उनको रिटेन करना आपके लिए कितना बड़ा चैलेंज है? और उन लोगों को आप क्या कहेंगे जो इस वक्त बिल्कुल पैनिक कर जाते हैं कि नहीं, मेरा पैसा बाहर निकालो, दिस इज नॉट द टाइम? और वो अब मैंने ऐसे लोगों को जाना जो हर सुबह उठकर चेक करेंगे आज क्या हुआ हमारे साथ। तो आप उन लोगों के लिए भी बताइए, व्हाट्स द एडवाइस? हमारा वजूद तब तक रहेगा जब तक हम कस्टमर्स की सेवा कर पाएंगे। एंड एक अनसेटिस्फाइड कस्टमर आपके लिए रॉन्ग ब्रांड एम्बेसडर है, एक सेटिस्फाइड कस्टमर आपके लिए राइट एम्बेसडर है। तो कोशिश यही करता है कि हम सही तरीके से सेलिंग करें, सही तरीके से अपने फंड की पोजीशनिंग करें और पिछले 6 महीने का परफॉर्मेंस देख के किसी के पास से पैसा नहीं मांगे। तो कितने समय का परफॉर्मेंस देखकर पैसा निकालना चाहिए या रहने देना चाहिए? मैं अभी भी यही कहूंगा कि पास्ट परफॉर्मेंस को मत देखिए, बिकॉज हम तो पहले ही एडवर्टाइज करते हैं कि पास्ट परफॉर्मेंस इज नो इंडिकेटर ऑफ फ्यूचर परफॉर्मेंस। एंड कई बार होता है कि फॉर्म टेम्पररी रहता है, क्लास परमानेंट रहता है। फंड मैनेजर का जब अच्छे फंड मैनेजर का परफॉर्मेंस खराब है तब शायद वो सबसे बेस्ट टाइम है इन्वेस्ट करने का, बिकॉज उसका पोर्टफोलियो ऑलरेडी अंडर परफॉर्म कर चुका है। तो ये बहुत सारी कॉम्प्लिकेटेड चीज है, बट एक रामबाण नुस्खा है। हाँ। अगर आप रईस है तो आपको प्राइवेट बैंकिंग सर्विस मिलेगी, आपको वेल्थ मैनेजर मिलेंगे जो आपको एडवाइस करेंगे। जी बिल्कुल। बट रिटेल लेवल पे ये सर्विस प्राप्त करना मुश्किल है। आपके लिए एक मल्टी एसेट एलोकेशन फंड करके कैटेगरी है। इसमें फंड मैनेजर डेट, इक्विटी और प्रेशियस मेटल में निवेश करता है। ऑब्वियसली इसमें रिस्ट्रिक्शंस रहती है, कुछ पैसा हमेशा प्रेशियस मेटल में, डेट में और इक्विटी में रहना चाहिए, बट मोटी मोटी फ्लेक्सिबिलिटी है जिस वजह से हम उसे ऊपर नीचे कर सकते हैं जी। भारत के सबसे अच्छे फंड मैनेजर आपको एसेट एलोकेशन सर्विस दे रहे हैं। एंड इतिहास है हमारा 10, 15, 20 सालों का एसेट एलोकेशन फंड में। मेरे हिसाब से इंडस्ट्री के सारे एसेट एलोकेशन फंड ने 90% इन्वेस्टर्स के पोर्टफोलियो को बीट किया है। तो जब आपको कुछ भी समझ नहीं पड़े तो सिर्फ एसेट एलोकेशन फंड में इन्वेस्ट करके बैठ जाइए, खाली समय दे देना ताकि वो परफॉर्म कर सके। ओके, प्रेशियस मेटल की आपने बात करी, पर इससे पहले कि मैं प्रेशियस मेटल में आऊँ, मैं एक आपसे सवाल पूछना चाहती हूँ। देखिए, कई इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर्स भी होते हैं सर, जिनको समझ में आती है आज यहाँ पैसा, कल वहाँ, इधर से निकालो उधर डालो। इफ़ आई वर टू कंपेयर, अगर मैं
उन लोगों को, वो कैटेगरी को उनसे कंपेयर करूं जो मेरे जैसे हैं, जो बिल्कुल नहीं समझते हैं। मैं एक दे दूंगी एक म्यूचुअल फंड मैनेजर को और वो पैसा इन्वेस्ट करेगा। आपको लगता है कि जो लोग समझते हैं इन चीज़ों को, वो उनकी परफॉर्मेंस इन कंपैरिजन टू द परफॉर्मेंस ऑफ अ पर्सन इज प्रोफेशनली डूइंग इट, बहुत अंतर देखते हैं, या आपको लगता है कि खुद से भी किया जा सकता है ये? समय से पहले और तकदीर से ज़्यादा तो किसी को नहीं मिलता है, तो आपकी तकदीर से तो हम नहीं लड़ सकते। दूसरी चीज़, नॉलेज और विजडम में बहुत बड़ा अंतर है। नॉलेजेबल लोग बहुत मिल जाते हैं, बट उसमें विजडम हो ऐसा जरूरी नहीं है। अल्टीमेटली निवेश आपके भय और लालच के बीच का संतुलन है। ठीक है। बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल लोग भी भयभीत हो जाते हैं जी। भारत के एक सबसे अच्छे फंड मैनेजर राइट एट द बॉटम ऑफ 2008 काफ़ी कैश लेके बैठे थे और लालच भी हो जाता है। तो मेरे हिसाब से नॉलेज से ज़्यादा जरूरी है संतुलन। एक संतुलित निवेशक मेरे हिसाब से हमेशा सबसे अच्छा रिटर्न बनाता है। आपने बहुत ही पॉलिटिकली करेक्ट जवाब दिया है मुझे, बट आपकी राय, आपकी सजेशन, आपका एडवाइस क्या होगा कि दे दीजिए किसी को मैनेज करने के लिए, खुद से ये कोशिश ना करें? डेफिनेटली, जब आप बीमार होती है तो आप केमिस्ट में जाके दवाई नहीं लेते, डॉक्टर के पास जाते हैं, उसे सिम्टम्स बताते हैं, आपको प्रिस्क्रिप्शन देता है, उसे फॉलो करते हैं। जो आप फिजिकल हेल्थ के लिए कर रहे हैं वही फाइनेंशियल हेल्थ के लिए करना है। एक अच्छे एडवाइजर के पास चाहिए जो आपकी ऑब्जेक्टिव समझ सके, रिस्क प्रोफाइल समझ सके और फिर आपको पोर्टफोलियो रेकमेंड कर सके। मार्केट में उतार चढ़ाव आते रहेंगे, कभी ट्रम्प साहब कुछ करेंगे, कभी और कोई कुछ करेगा, बट ये एडवाइजर आपको संतुलन बनाने में मदद करके रखेगा। अब सर ऐसा है कि पिछले 3 साल से दुनिया में बड़े बैंकों ने भी रिकॉर्ड मात्रा में सोना की, गोल्ड की खरीदी करी है। चांदी में भी कुछ ऐसा ही ट्रेंड देखने को मिला है। ये समझना चाहूंगी कि क्या आपको लगता है जो अभी करंट मार्केट सिचुएशन है उसमें ये जारी रहेगा? एक 2020 से सोने में तेजी चालू हुई। 2020 से 2022 तक की तेजी कुछ हद तक सोना बहुत सस्ता हो गया था, $1200-1300 के आसपास ग्लोबल प्राइस में, तो उस वजह से रिकवरी हो रही थी। बट 2022 से जब रशिया के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स वेस्टर्न वर्ल्ड्स ने सीज कर दिए, फ्रीज कर दिए, तब हमें लगा कि अब सेंट्रल बैंकर्स सोने में खरीदारी करेंगे। एंड वो अनुमान सही निकलने लगा। धीरे 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 करके रशिया, चाइना, इंडिया, टर्की, ये सारे सेंट्रल बैंक सोना खरीदने लगे। वेस्टर्न वर्ल्ड के सेंट्रल बैंक्स में 60, 70, 80% सोना रहता है रिजर्व्स में। ईस्टर्न वर्ल्ड, जापान, चाइना, इंडिया, उनके रिजर्व्स में 5, 10, 15% होता है। तो आज नहीं तो कल हमें लगता है कि ये सेंट्रल बैंकर्स अपने रिजर्व्स में सोने की हिस्सेदारी को बढ़ाएंगे और जब तक वो सोना खरीदते रहेंगे तब तक सोने के भाव में तेजी बनी रहेगी। अच्छा, तो फिर ये एक आम आदमी का सवाल आपसे, क्या ये सही समय है अभी सोना खरीदने के लिए? क्योंकि सर इस बार मुझे लगता है 30% सोने में और चांदी में 40%, इतने उनकी प्राइस में इजाफा हुआ है। तो ये जो रफ्तार, जिस रफ्तार से बढ़ रही है, क्या ये समय सही समय है इन दोनों प्रेशियस मेटल्स में इन्वेस्ट करने का? खरीदना चाहिए या नहीं? सोना या चांदी खरीदते समय कुछ चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। एक, जब आप सोना छोटी क्वांटिटी में लेते हैं, 1 ग्राम, 2 ग्राम, 5 ग्राम, 10 ग्राम, 15 ग्राम, तो ट्रांजैक्शन कॉस्ट बहुत बढ़ जाती है। अच्छा। शायद 1 साल का रिटर्न वो ट्रांजैक्शन कॉस्ट में निकल जाएगा। अच्छा। तो सोना खरीदते समय फिजिकल ले रहे हैं तो बड़ी क्वांटिटी में लीजिए। अगर छोटी क्वांटिटी में लेना है तो ETF या गोल्ड फंड आपके लिए उचित रहेंगे, बिकॉज वहाँ पे ट्रांजैक्शन कॉस्ट कम रहेगी। दूसरी चीज, सोना और चांदी, इसमें कोई इनहेरेंट वैल्यू नहीं है, ना उसमें कोई डिविडेंड आता है, ना राइट्स इश्यू आता है, ना बोनस इश्यू आता है। ये परसेप्शन वैल्यू है। एंड सेंट्रल बैंक खरीद रहे हैं इसलिए उसमें तेजी बनी हुई है। तो सोना चांदी आप सीमित मात्रा में खरीदिए। अब जैसे हमने बिटकॉइन में देखा, 1,26,000 का बिटकॉइन 80,000 के आसपास पहुंच गया। क्या ऐसा सोने में हो सकता है? अगर सेंट्रल बैंक बेचने आ गए
तो डेफिनेटली हो सकता है। ओके तो एक सीमित मात्रा में निवेश करिए अपने पोर्टफोलियो का। सोने ने बहुत अच्छा रिटर्न दिया, इसलिए सारा पैसा सोने में लगा दे, ये वैसे गलत होगा? गलती नहीं करनी चाहिए। ये गलत होगा। ये गलत होगा। ठीक है, मगर आप जब ये कह रहे हैं कि अब सर कितने आम आदमी के पास कितने पैसे होते हैं, अगर आप कह रहे हैं सोना खरीदना है तो बड़ी मात्रा में खरीदिए, उतने पैसे होंगे नहीं लोगों के पास, इसलिए गोल्ड ETF। तो गोल्ड ETF में ही लगाएं। अब जो छोटे मोटे ज्वेलरी खरीदते रहते हैं लोग इधर उधर, यू आर सेइंग द बेटर ऑप्शन इज गोल्ड ETF। ज्वेलरी तो आप अगर पहनने के लिए यूज कर रहे नहीं, हैं, आप इन्वेस्टमेंट के लिए भी तो खरीदते हैं इन्वेस्टमेंट लोग। के लिए तो गोल्ड ETF ही बेहतर रहेगा, बिकॉज जो मेकिंग चार्जेस है ज्वेलरी में, जो कटाई लगती है ट्रांजैक्शन कॉस्ट की, उसके सामने ETF विल बी फार बेटर। एक और सवाल जो कि आम लोगों से जुड़ा हुआ है, कुछ सवाल भेजे गए हैं मुझे। जो पोर्टफोलियोज लोग के क्रिएट होते हैं जिसमें कि हम गोल्ड और सिल्वर दोनों की बात कर रहे हैं, दोनों एग्जिस्ट कर रहे हैं आपके पोर्टफोलियो में, आपके हिसाब से सर, आप लोगों के अनुमान के हिसाब से क्या परसेंटेज होना चाहिए? शुड इट बी 50-50%, 70-30%? व्हाट रेशियो आर वी लुकिंग एट बिटवीन गोल्ड एंड सिल्वर? सो अगेन, जब तक सेंट्रल बैंक की खरीदारी है, गोल्ड में तेजी बनी रहेगी। सिल्वर में इंडस्ट्रियल डिमांड भी है और सेंट्रल बैंक की खरीदारी भी हो रही है। हाँ। तो मेरे हिसाब से अपनी रिस्क प्रोफाइल के अनुसार आप कॉल ले सकते हैं। हाँ। सिल्वर का मोमेंटम इस वक्त स्ट्रांग है, ठीक है, बट गोल्ड लंबी रेस का घोड़ा है। तो हमने इसके लिए एक अच्छा फंड भी बनाया है, गोल्ड एंड सिल्वर फंड ऑफ फंड। उसमें फंड मैनेजर अपने हिसाब से गोल्ड और सिल्वर में अलोकेशन करता रहेगा। तो अगर आपको खुद ये बैलेंसिंग नहीं करनी है कितना गोल्ड कितना सिल्वर, अगेन आप फंड मैनेजर के ऊपर ये दायित्व छोड़ सकते हैं गोल्ड सिल्वर फंड ऑफ फंड के जरिए। ओके नहीं, आप बार बार सेंट्रल बैंक की जिक्र कर रहे हैं सर, तो वो कितना बड़ा फैक्टर है। कल अगर मान लीजिए जो सिचुएशन आज चल रही है वो बदल जाए बैंक्स के स्तर पर, तो फिर ये जो तेजी हम देख रहे हैं इनके बिल्कुल खत्म हो जाएगी। बिकॉज इस वक्त सेंट्रल बैंक्स तकरीबन 1000 टन से ज़्यादा सोना सालाना खरीद रहे हैं। कमोडिटी में वेइंग स्केल की तरह है, थोड़ी सप्लाई बढ़ गई तो भाव नीचे और थोड़ी डिमांड बढ़ गई तो भाव ऊपर। तो सेंट्रल बैंक ने आके डिमांड का पलड़ा भारी कर दिया है। अब अगर वो खरीदते रहेंगे तभी गोल्ड के दाम ऊपर जाएंगे। जिस दिन उन्होंने बेचना चालू कर दिया तो डेफिनेटली गोल्ड के भाव में अच्छा करेक्शन आएगा। अच्छा करेक्शन आएगा। और जब आप अच्छा करेक्शन कहते हैं तो क्या समझा जाए? गोल्ड एक जमाने में $800 का $200 तक गिरा था। तो ये रिस्क है, इसीलिए हम हमेशा कहते हैं कि सीमित मात्रा में निवेश करिए। सीमित मात्रा में निवेश करें, ठीक है। हमारा आउटलुक गोल्ड और सिल्वर दोनों के ऊपर पॉजिटिव है। हाँ। बट एक सेंट्रल बैंक कंडीशनल है सर, कंडीशनल है। आप जो भी कह रहे हैं वो कंडीशनल है। मैं आम आदमी के पर्सपेक्टिव से समझने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि ऐसा अभी मार्केट में जैसे लग रहा है, लोग सिल्वर के बारे में आपने सही कहा कि सिल्वर में मोमेंटम बहुत है, एंड आई हैव सीन पीपल जस्ट गो ब्लाइंडली जस्ट गो बाय सिल्वर। इसलिए फिर वो गलती करते हैं। जब आप पिछले 6 महीने के परफॉर्मेंस को सोचे कि अगले 6 महीने भी ऐसे ही चलेगा, तो जिंदगी स्ट्रेट लाइन नहीं है, जिंदगी तो कर्व है। बिल्कुल। पर ये सिचुएशन जब आप कहते हैं कि अगर सेंट्रल बैंक्स ने खरीदना बंद कर दिया, अगर आप अपने पास्ट एक्सपीरियंस में देखें तो ये सिचुएशंस कब अराइज होती है जब बैंक्स इस तरीके की तेजी में रुकावट लाएं? 70, 80, 90 के दशक में देखा था कि सेंट्रल बैंक्स सोना बेच के सिक्योरिटीज़ में निवेश कर रहे थे, बिकॉज ब्याज की दरें बहुत अच्छी थी अमेरिकन सिक्योरिटीज़ के ऊपर, यूरोपियन सिक्योरिटीज़ के ऊपर। जब ब्याज की दरें बहुत नीचे चली गई और ये रशिया का रिजर्व फ्रीज हो गया, तो सेंट्रल बैंक्स ने सोना चांदी खरीदना चालू किया। अब अगर ब्याज की दरें बहुत ऊपर जाती हैं तो कुछ सेंट्रल बैंक सोने चांदी से सिक्योरिटीज़ में आ सकते हैं। तो जैसे जैसे फैक्ट्स बदलती हैं, आपको आपका ओपिनियन भी बदलना पड़ेगा। ये कितना रशिया के एसेट्स फ्रीज होने से ये कितना ज्यादा कनेक्टेड है सर? क्या बहुत भारी कनेक्शन है? बहुत बड़ा। बिकॉज आप ये सोचिए कि रशिया ने यूक्रेन पे युद्ध बोला, उसके $500 बिलियन रिजर्व्स फ्रीज किए गए। उसके ऊपर जो ब्याज आता है वो आज यूक्रेन को देते हैं। तो यूक्रेन रशिया का सामना उसी के पैसे से कर रहा है। कल को उठ के हमने अमेरिकन क्रिकेट टीम को हरा दिया, क्या पता ट्रंप साहब नाराज हो गए तो हमारे रिजर्व्स फ्रीज कर देंगे। लोगों के मन में ऐसा डर है। हाँ।
एंड इसी डर की वजह से अब सेंट्रल बैंकर्स अपने पोर्टफोलियो को डिवर्सिफाई कर रहे हैं। एंड मोर इम्पॉर्टेंटली हम अमेरिकन फेड को देखें तो उनका 70-80% निवेश तो सोने में है। यही स्विट्जरलैंड कर रहा है, यही फ्रांस कर रहा है, यही जर्मनी कर रहा है। तो हम भी मतलब उनकी सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करने की जगह पे कुछ पैसा तो सोने तो चांदी में अगर मैं लगाएंगे। इसको घुमाकर काउंटर सवाल पूछूं कि कल को अगर ये युद्ध विराम हो जाता है और युद्ध बंद हो जाती है, ये जो रिजर्व्स को फ्रीज किया है उसे डी फ्रीज कर दिया जाए, तो इसका असर हमारे प्रेशियस मेटल्स पर पड़ेगा, उनके रेट्स पे पड़ेगा? ये तो एक बाण की तरह है जो एक बार कमान से निकल गया वापस नहीं खींच सकते। आज आप वापस कर भी दे रहे हो तो हो सकता है कि लोगों की जो खरीदारी हो रही है वो थोड़ी कम होगी, बट खत्म नहीं होगी, बिकॉज डर तो लगा ही रहेगा। ये तो इतिहास बन चुका है, वापस पुनरावर्तन हो जाएगा तो। ओके, ऑलराइट। सर, ऐसा है कि आजकल गोल्ड, प्रॉपर्टी और शेयर बाजार, ये तीनों लंबे समय में आप इन तीनों कैटेगरीज में सबसे ज्यादा अच्छी रिटर्न्स किस में देखते हैं? वेदर इट्स द शेयर मार्केट, वेदर इट्स द गोल्ड, और आप प्रॉपर्टीज, जो फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। सो ये गोल्ड एक ऐसी चीज है, आप कुछ भी गोल्ड खरीद लो, रिटर्न ऑलमोस्ट सिमिलर रहेगा। गोल्ड कॉइन खरीदो, गोल्ड ज्वेलरी खरीदो, गोल्ड ETF खरीदो, थोड़ा बहुत अंतर होगा ट्रांजैक्शन कॉस्ट का, बट वो सेम रहेगा। शेयर्स और रियल एस्टेट में आपने सही प्रॉपर्टी या सही शेयर खरीदा तभी पैसा बन पाएगा। आपने कोई डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी खरीद ली, 15 साल तक डेवलपमेंट नहीं होती है, लोगों के पैसे डूब जाते हैं। अच्छा शेयर नहीं खरीदा तो भी पैसे डूब सकते हैं। तो शेयर और प्रॉपर्टी खरीदने में आपको बहुत सही तरीके से निवेश करना पड़ेगा, सही शेयर से सही प्रॉपर्टी में निवेश करना पड़ेगा। गोल्ड में आप किसी भी मात्रा में किसी भी माध्यम से खरीदिए, आपका रिटर्न मोटा मोटा सिमिलर रहेगा। तो आप सबसे ज्यादा स्टेबल गोल्ड को मानेंगे आउट ऑफ द थ्री? इन टर्म्स ऑफ सिलेक्शन, यस, कि अगर आपने गलत शेयर खरीदे तो आपका नुकसान है। गोल्ड में ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, बट इन टर्म्स ऑफ रिटर्न पोटेंशियल मुझे अभी भी लगता है कि इक्विटी मार्केट सबसे ज्यादा रिटर्न देगा, गोल्ड एंड रियल एस्टेट उनसे कम रिटर्न देंगे। ओके, मैं आपसे एक और चीज़ समझना चाहती हूँ सर। देखिए, ये भारत के कॉन्टेक्स्ट में बहुत समय से हम इस ट्रेड डील की, US ट्रेड डील के साथ उसका इंतज़ार कर रहे हैं। अभी तक हुई नहीं है, फाइनलाइज हुई नहीं है, और हमें ये भी नहीं पता कि कब तक हो पाएगी। लेकिन इस ट्रेड डील का असर जब भी ये होती है, क्या आपको लगता है कि मार्केट पे एक सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट पड़ेगा इसका जब भी ये हो? सो मार्केट हमेशा उम्मीद पे चलता है जी, और इस वक्त उसे उम्मीद है कि इस साल के अंत तक US टैरिफ डील हो जाएगी। जी, एक रशिया और यूक्रेन में US माध्यमी कर रहा है और एक पीस डील लाने की कोशिश कर रहा है। अगर वो हो जाती है तो हम पे जो 25% इम्पोर्ट ड्यूटी लगाई है रशियन ऑयल खरीदने की, वो निकालनी पड़ेगी। सेकंड, अमेरिका और भारत के बीच में भी ट्रेड निगोशिएशन हो रही है। तो इस वक्त जो मार्केट नियर ऑल टाइम हाई लेवल पे है, उसमें ये टैरिफ डील हो रही है, वो काफी हद तक डिस्काउंट हो चुका है। जिस दिन टैरिफ डील अनाउंस होगी, मार्केट शायद एक बढ़ावा देखे, बट वो फिर बाद में सोडे की तरह फिसल जाएगा। अच्छा, तो बहुत खास असर होता हुआ नहीं, आप नहीं, लॉन्गर टर्म बेसिस पे कोई बहुत बड़ा इम्पैक्ट नहीं होगा, बिकॉज हम ऑलरेडी उसे डिस्काउंट कर रहे हैं। अच्छा, और ये जो एक्स्ट्रा टैरिफ हमारे ऊपर लगाई गई है, जैसे आपने जिक्र किया, देखिए ये तो फिर जैसे उम्मीद वाली ही बात हुई ना। नेगोशिएशन में जी इतनी इंफॉर्मेशन है हम लोगों के पास कि शायद उसे कम किया जाएगा। उससे आप उससे आप लगेगा कि उससे ज्यादा असर होगा मार्केट को, जस्ट इन केस उसे नीचे लाया जाए तो? इस वक्त अगर 25% जो प्यूनिटिव टैरिफ रशियन ऑयल की लगी है वो निकाल दे तो फिर 25% के आसपास रहती है। उससे एक्चुअली इंफॉर्मेशन तो ये है सर कि इट कैन बी ब्रॉट डाउन टू 15%। हाँ, सो अगर वो 10, 12, 13, 15% हो गई तो मार्केट में एक बढ़ावा जरूर आएगा। बिकॉज उम्मीद ये नहीं है कि 15% टैरिफ लगेगी, उम्मीद है कि ये 25% रहेगी। ओके, अच्छा, फाइनली मैं आपसे ये पूछना चाहती थी, आपकी एसोसिएशन कोटक के साथ लंबी एसोसिएशन रही है, आपके बारे में थोड़ा पढ़ रही थी सर। यू हैड अ वेरी हम्बल बिगिनिंग। आप जहाँ से आए हैं और जहाँ तक पहुँचे हैं, ये जर्नी जो आपने की है,
सवाल मेरा आपसे इस कॉन्टेक्स्ट में ये है सर कि कई लोग आपके जैसे हैं जो आज शुरुआत कर रहे हैं, जिनके सपने बड़े हैं लेकिन शायद उनके पास रिसोर्सेज नहीं हैं। ऐसे लोगों के लिए जिनके पास बहुत कम रिसोर्सेज हैं, आप एज एन एडवाइजर उन्हें क्या कहेंगे इन टर्म्स ऑफ सेविंग्स, इन टर्म्स ऑफ इंश्योरिंग कि जो भी थोड़ा मोड़ा कमाते हो उससे ही कुछ बिल्ड कर लो? आप उनको अपनी तरफ से क्या सजेशन देंगे? एक इस तबके के लोगों में सेविंग्स तो होती ही रहती है। मुझे खुद को मालूम है कि मैं जिस कंपनी में काम करता था, मुझे वो आने जाने का बस का किराया देते थे। अच्छा। और कई बार मैं चल के आता जाता था कि जो पैसा बचे वो। तो इस तबके के लोगों में सेविंग्स की हैबिट तो है, उसे बरकरार रखिए जी। जहां मैंने गलती की और बहुत बाद में सुधारी, वो उस सेविंग्स का निवेश करना था। रिस्क नहीं था, रिस्क टेकिंग एबिलिटी नहीं थी, तो जो भी पैसा बचता था उसे बैंक में डाल देते थे। हाँ। कभी यही नहीं सोचा कि इसे इक्विटी में निवेश करना चाहिए। फिर जब 1990 में तेजी चालू हुई तो हमें लगा कि बस कुछ भी खरीदेंगे पैसा बन ही जाएगा। ये समझ ही नहीं थी उस समय कि भाई सोच समझ के लेना चाहिए। तो सारे पैसे गंवा के अकल आई कि शेयर बाजार में पैसा बनाना उतना आसान नहीं है। हाँ। एक बुजुर्ग ने मुझे बहुत अच्छी तरह समझाया कि देख बेटा, दलाल स्ट्रीट में लक्ष्मी माता का पूजन हम दिवाली के दिन करते हैं, लेकिन सरस्वती माता का पूजन हर रोज करना चाहिए अगर पैसा बनाना है। तो ये जो लोग हैं उनसे मेरी एक ही गुजारिश होगी, आप थोड़ा ध्यान वेल्थ मैनेजमेंट पे लगाइए। भले जितना भी छोटा सा सेविंग हो उसे सही तरीके से निवेश करना सीखिए। महंगाई से ज्यादा उस पर रिटर्न लेके आइए, तो आज नहीं तो कल आपकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिल जाएगी। और बेस्ट निवेश करने की जगह म्यूचुअल फंड से अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आता है, हाँ। तो मल्टी एसेट एलोकेशन फंड, मल्टी एसेट एलोकेशन सारे मर्ज की एक दवा है, मल्टी एसेट एलोकेशन फंड। ओके, जाते जाते एक आखिरी सवाल, जनरेशंस अबव अस, उनको आज भी लगता है, जैसे हमारे पेरेंट्स के जो एज ग्रुप के लोग हैं, उनको आज भी ये लगता है कि फिक्स्ड डिपॉजिट में पैसा डालना वो सेफ है भाई, वो सेफ है, उस पर एक सर्टेन रिटर्न आ रहा है। चलिए टैक्स आप उस पर भी देते हैं, पर टैक्स तो आप जो कमा रहे हैं म्यूचुअल फंड में उस पर भी देते हैं, पर उन्हें लगता है भाई वहां कोई सिरदर्दी नहीं है, पैसा लूज करने का प्रॉब्लम नहीं है। आप उन लोगों को क्या कहेंगे, क्योंकि ये जो कंपैरिजन बार बार होती है बिटवीन द फिक्स्ड डिपॉजिट्स एंड द म्यूचुअल फंड्स, वेयर डू यू स्टैंड इन दैट? सो मेरे हिसाब से आपको सेफ्टी चाहिए, तो देयर आर इंस्ट्रूमेंट्स अवेलेबल। सेफ्टी के साथ प्रॉफिट भी चाहिए होता है सर। हाँ, हमको तो ऐसी कोई चीज नहीं है जो आपको बगैर रिस्क रिटर्न दे पाए। रिस्क और रिटर्न एक ही कॉइन के दो साइड हैं। तो रिटर्न चाहिए तो रिस्क लेना ही पड़ेगा, लेकिन आप उस मात्रा में रिस्क ले सकते जो आप सहन कर सके। जी बिल्कुल। तो आपके पास हाइब्रिड फंड्स है, उसमें मतलब 25% इक्विटी से लेके 80% इक्विटी वाले भी फंड है जी। तो आप अपना पोर्टफोलियो उस तरह से तय करिए, आपके रिस्क एपेटाइट के हिसाब से उसे मैनेज कर पाए। हाँ, बट एक आइडियल फंड में आप कितना डेट और कितनी इक्विटी सजेस्ट करते हैं? सो नॉर्मली थंब रूल है कि 100 माइनस योर एज इज द अलोकेशन टू सेफ असेट्स। अच्छा। बट अब हर 60 साल का आदमी एक ही प्रकार के रिस्क प्रोफाइल नहीं रखता। अगर किसी के पास बच्चे हैं नहीं, हाँ। और उसे उस वेल्थ में से जीवन गुजारा करना है तो उसकी रिस्क प्रोफाइल कम रहेगी। किसी के पास पेंशन आ रहा है और उसे सारा पैसा अपने बच्चों को दे के जाना है तो उनकी रिस्क प्रोफाइल ज्यादा रहेगी। तो मैं हर किसी से यही गुजारिश करूंगा, जैसे आप एक अच्छे फैमिली डॉक्टर के पास फिजिकल हेल्थ के लिए जाते हैं, वैसे ही एक अच्छे फैमिली एडवाइजर के पास फाइनेंशियल हेल्थ के लिए जाइए। तो कोई एक थंब रूल नहीं बता रहे हैं आप नीलेश जी कि ये 70-30 कर दो, 50-50 कर दो, 80-20 कर दो। एक, आप रेगुलर इन्वेस्ट करिए, बिकॉज बूंद बूंद से सागर बनता है। दूसरा, लंबी अवधि के लिए निवेश करिए, बिकॉज जल्दी का काम शैतान का है। और तीसरा, डोंट पुट ऑल एग्स इन वन बास्केट, एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो खड़ा करिए। वह पोर्टफोलियो महंगाई को आउट परफॉर्म कर गया तो आपकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी तय है। लवली, नाइस टॉकिंग टू यू सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक यू।